महाराष्ट्र में कांशीराम जी के पैर छूने वाले मैंने दलित नेता अपने आंखों से देखे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले, और मनोमन ये भी कहते थे कि असली मूवमेंट कांशीराम चला रहा है, हम तो लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने इतनी साइंटिफिक सोच वाले इतने विद्वान पैदा किए, मूवमेंट को चलाने वाले इतने पैदा किए, और पैदा किए होते तो मैं सीधे चोट कर रहा हूँ तो कांशीराम जी ने दिए हुए नारे को राहुल गांधी को दोहराना नहीं पड़ता। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे पेरियार हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे बाबा साहब हो, इन्होंने अपनी शक्ति पैदा करने के ऊपर जोर दिया। और ये बात को जो लोग भूलते हैं, ना उनको मिशन समझती है, ना मूवमेंट समझती है, ना राजनीति समझती है। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल की सत्ता में अगर गलतियां कम की होती, राजनीति को ठीक तरह से हैंडल किया होता, अपना फ्यूडल कास्टियस्ट ब्राह्मणिकल मेंटल आउटलुक अगर ये बहुजनों के लेवल का बनाया होता तो ये कांग्रेस के ऊपर नौबत नहीं आती। राजनीतिक पार्टी के दलाल होना या उसकी पालकी अपने कंधे पर ढोना एक अलग बात है, और इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में उसका एनालिसिस करना एक अलग बात है। राहुल गांधी को अभी भी भारत बोलना मुश्किल होता है, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने दलितों के लिए इतना किया, तो दलितों ने भी जी खोलकर कांग्रेस को जिंदगी भर साथ दिया। दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जो विषय लिए हैं चर्चा के लिए, वो पूरे देश में उस विषय पे गहन चर्चा होने जाएगी, इस संदर्भ में हो भी रही है। और यह विषय यही है कि राजनीति जो है, जिसकी शुरुआत अगर हम करें कि विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। एक तो जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, जिसको हम साइंस के रूप में, शुद्ध साइंस के रूप में जानते हैं। दूसरा सामाजिक आधार पे जो शास्त्र होते हैं, सोशल साइंस होते हैं। प्राकृतिक साइंस के नियम जो है और प्रैक्टिकल जो है को कहीं ना कहीं एक ढांचे में बन जाती है और पूरे देश दुनिया के लिए वो एक ही होती है। लेकिन सामाजिक सोशल जो साइंस होता है, इसके सिद्धांत और प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधाराओं पर वो निर्भर होती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें और खासतौर पे दलित सेक्शन में जिन्हें हम अम्बेडकराइट थिंकर, लेखक, विचारवंत इस रूप में जानते हैं, राजनीति करने वाले राजनेताओं के अलावा ये थिंकर्स की अपनी एक बात होती, कहना होता है, और वो सिद्धांतों के जरिए वो बात को कहते हैं। लेकिन राजनीति में जो लोग काम करते हैं, कार्यरत होते हैं, अपना जीवन दान उसमें कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में जो देते हैं, तो उनका एक अपना प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो ये खासतौर पे राजनीति के संदर्भ में और उससे भी बढ़ चढ़कर अगर इस देश में हम कहें कि दलित या अम्बेडकराइट राजनीति और अम्बेडकराइट विचारवंत या थिंकर्स या एक कह ले कि चिंतक, तो इनमें क्या सिचुएशन है ऐसी कि बेबनाव है, टकराव है, या एक दूसरे के लिए वो सपोर्टिव है, कैसा इनका रोल है? इन सब चीजों को हम जानना चाहेंगे। हमारे महनीय अतिथि माननीय डॉक्टर सुरेश माने सर जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है आज के इस सर, मैं सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के राजनेता और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के सैद्धांतिक तौर पे विचार करने वाले और लिखने वाले चिंतक, या हम उसे बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, तो इनमें आज जो एक परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं आज ही मैं एक इस संदर्भ में एक उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा सवाल पूछने से पहले। कांचा इलैया, जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है एक चिंतक के तौर पे, ओबीसी कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई, उस ओबीसी कमेटी पर काम के लिए उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन जब बात ऐसे फैली कि कांचा इलैया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली,
तो उन्होंने झट से नकार दिया। आज की ही बात है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, ओबीसीओ के लिए जो कुछ करना है उसके लिए एक विद्वत के रूप में मैं वहां पे मौजूद हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्राइमरी सदस्य भी नहीं। दूसरी ओर जो अम्बेडकराइट चिंतक जिन्हें हम कहते हैं, वो सीधी तौर पे कांग्रेस से अलायंस में या कांग्रेसी अब इस खेमे में जाना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस विषय पे अपनी चिंता क्या जताना चाहोगे? चंद्रकांत जी, आज का विषय बड़ा गहन है, डीपनेस उसकी काफी लंबी है और उसके ऊपर एक मंथन होना भी जरूरी है, जिसको आपने उठाया, इसलिए आपका शुक्रिया। जैसा आपने सवाल उठाया कि ये जो चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, तो जो चिंतक लोग होते हैं, विचार करने वाले जो होते हैं, वो आजकल रेडीमेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तलाश में क्यों है, वो सीधा सीधा सवाल है। हालांकि कांचाइलय का उदाहरण देकर उन्होंने ठुकराया, ये भी एक दूसरी मिसाइल रखी। मतलब सारे चिंतक किसी कंपार्टमेंट के बंदिस्त नहीं होते, कुछ आधे इधर कुछ आधे उधर, इस तरह के हैं। जहाँ तक अम्बेडकराइट मूवमेंट का जो सवाल है, तो अम्बेडकराइट मूवमेंट में देश में, महाराष्ट्र में, कई और अन्य प्रदेशों में बड़े चढ़ाव उतार देखे हैं। और जब मूवमेंट में चढ़ाव उतार आते हैं तो समाज में आते हैं, और समाज के हर अंग पर आते हैं। उसमें से विचारक भी नहीं छूटता, चिंतक भी नहीं छूटता, उनके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। एक जमाना था जो बाबा साहब का, उस जमाने में अच्छे पढ़े लिखे मजबूत लोग बाबा साहब के साथ भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े थे, जितने भी थे कुल आबादी के हिसाब से। महाराष्ट्र से ही आप ले लो, आर भोले थे, भंडारे थे, बीसी कामले थे, बैरिस्टर खोब्रागड़े थे, ये सारे पढ़े लिखे लोग तो थे, है कि नहीं? तो और ये ऐसे भी नहीं कि आधे अधूरे पढ़े लिखे थे, कोई बैरिस्टर है, कोई एलएलबी है, कोई पीएचडी है, ऐसे लोग थे। बाहर के भी लोग बाबा साहब के साथ जुड़े, उसमें भी पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन का वो प्रभाव था। प्रभावशाली नेता, प्रभावशाली आंदोलन हर समाज के अंग को आकर्षित करता है। बाबा साहब में वो शख्सियत थी, ताकत थी, परिणाम था। कुछ मूर्ख लोग छोड़कर जो खानदानी बाबा साहब के विरोधक रहे, इसलिए मैंने मूर्ख शब्द का प्रयोग किया जानबूझ के। कुछ मूर्ख लोग छोड़कर, जो कुछ महाराष्ट्र में भी थे, महाराष्ट्र के बाहर भी थे, और कुछ अन्य दलों के दलाल थे, चमचे थे, उनको छोड़कर जो सही मायने में स्वतंत्र और ईमानदार था समाज के प्रति, समाज के उन्नति के प्रति, उसने बाबा साहब का दामन थाम लिया। बाबा साहब के बाद अगर दूसरा उदाहरण है तो कांशीराम जी का। दूसरा कोई उदाहरण देने लायक नहीं है, चाहे दक्षिण वाले कितने भी चिल्लाए या उत्तर वाले कितने भी चिल्लाए, कांशीराम जी के अलावा हमारे पास दूसरा उदाहरण नहीं है। जब कांशीराम जी ने अपने मूवमेंट को रिबिल्ड किया, तो देश भर का पढ़ा लिखा तबका उनके साथ भी जुड़ गया, चाहे नाम बामसेफ हो, चाहे और कुछ हो। मेरे जैसे लोग भी तो शुरू से आंदोलन के पहले चरण से ही जुड़े। काफी पीएचडी, डीएससी, ऐसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उस वक्त वो ब्लिट्स नाम की मैगजीन चलती थी, और उन्होंने उसके आंकड़े पब्लिश किए थे कि इसमें कितने पीएचडी है, कितने प्रोफेसर है, कितने डॉक्टर है। तो वो कांशीराम जी की लीडरशिप में वो ताकत थी, इसलिए जुड़े। बिल्कुल, वो अब आर के करंजिया का ब्लिट्स। हाँ, करंजिया का ब्लिट्स मुंबई से चलता था। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, कांशीराम जी की लीडरशिप समाप्त होने के बाद क्या उतने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग मायावती के साथ रहे? जवाब है नहीं। क्या उतने पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र में किसी दलित नेता के साथ रहे? जवाब है नहीं। क्या उत्तर भारत में किसी नेता के साथ नहीं रहे? उसका जवाब है नहीं। तो आंदोलन की ऊंचाई और लीडरशिप की ऊंचाई और गहराई ये तय कर देती है कि कौन सा तबका उसके साथ जुड़े। अभी हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लीडरशिप के साथ
आम तौर पे जो गुलिबल मांस होता है वो जुड़ने में परेशानी महसूस करता है, ये असलियत है। तो इन बातों को समझे बगैर आज का जो चर्चा का विषय है, जिसको आपने सही टाइम पे लिया है, कि दलित आंदोलन में पढ़े लिखे लोग ये दूसरी पार्टी की तरफ क्यों भाग रहे हो। हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो वही है। और उसका मूल रूप से कारण ये है कि एक वक्त उत्तर भारत का पढ़ा लिखा तबका भी कांशीराम जी के समय में बीएसपी की तरफ भागता था। मायावती के समय में बीएसपी छोड़कर भागने में लगा और अन्य दरवाजे पे जाने पे खड़ा हुआ। महाराष्ट्र में बाबा साहब के समय में पढ़ा लिखा तबका बाबा साहब के साथ जुड़ने के लिए दौड़ता था। बाबा साहब के बाद 1965 के बाद वो छोड़ने के लिए और प्रस्तापित पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ भागने लगा। वर्तमान समय का दौर अभी यही है कि पूरे देश में अम्बेडकराइट आंदोलन की शक्ति जब नजर नहीं आती है, तो जो रेडीमेड लोग राजनीति करने वाले हैं, राजनीति को बिल्डअप नहीं करने वाले, ये जो रेडीमेड लोग होते हैं वो बिल्डअप नहीं करते, वो सवार होते हैं। बेचारी राजनीति को बिल्डअप करता है सामान्य कार्यकर्ता। हमारे देश से लोग जो जब जुड़े तब कोई प्रोफेसर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कोई एडवोकेट नहीं थे, एक साधारण जुझारू यंग कार्यकर्ता थे। तो ये साधारण कार्यकर्ता मूवमेंट को बिल्डअप करते हैं। और जो रेडीमेड होते हैं, कोई प्रोफेसर होता है, कोई गवर्नर होता है, कोई वाइस चांसलर होता है, कोई और होता है, तो ये ऊंची ऊंची पदों से जो लोग बाहर निकलते हैं वो बिल्डअप करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाते, ना उनके पास उतना समय होती है, ना शक्ति होती है, इसलिए वो रेडीमेड मूवमेंट को सवारी करना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, इसी हाँ, को अगर आप समझेंगे तो महाराष्ट्र में कई सारे रिटायर्ड हुए अम्बेडकर आंदोलन के लोग रेडीमेड पार्टी ज्वाइन करेंगे, अम्बेडकराइट मूवमेंट को बिल्डअप नहीं करेंगे। उत्तर भारत के भी लोग वो बिल्डअप करने में विश्वास नहीं रखते, सवारी करने में विश्वास रखते हैं। और वो जब खुद बिल्डअप नहीं करेंगे तो उनको मूवमेंट चलाने वालों को दोष देने का अधिकार भी नहीं होता है कि कौन है यहाँ, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा था। सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, सवाल ये भी है कि तुम लोगों ने क्या किया। जब आंदोलन बिल्कुल चल रहा था तो तुम नौकरी कर रहे थे, आरक्षण का फायदा ले रहे थे, और नौकरी करने के बाद कुछ समय के बाद थक गए, परेशान हो गए नौकरी में, या नौकरी छोड़कर बाहर निकले, तब तुम्हें आंदोलन की याद आती है तो तुम सवाल पूछोगे कि पहले लोगों ने क्या किया। देखो, सवाल पूछने का हक और अधिकार हर एक पीढ़ी को होता है, और वर्तमान पीढ़ी उसके पहले पीढ़ी को सवाल पूछती है, आने वाली पीढ़ी हमारे पीढ़ी को सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने में कोई बड़ी अक्ल या दिमाग नहीं लगता है, सवालों का जवाब ढूंढने में बड़ी ताकत लगती है। और इसलिए बिल्कुल। ये भागने का दौर है। और भागते कौन है, हमारे जैसे लोग क्यों नहीं भागते, जिनका अपने शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है कि अभी भी हम अपनी मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं, जिनका विश्वास नहीं है वो दूसरे के दरवाजे पे जाकर खड़े होते, उनका भागने में विश्वास होता है, बनाने में नहीं। बिल्कुल इन सारी चर्चाओं पे हम तो बहुत उसमें अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जो जिक्र आपने किया मान्यवर कांशीराम जी के पॉलिटिक्स का, राजनीति का, उनके पूर्णतः आंदोलन का आपने जो जिक्र किया, तो उन्होंने उस जमाने में जो उन्होंने राजनीति बढ़ाई, अपना सामाजिक आंदोलन भी जो चलाया, तो उन्होंने खास तौर पे दो बातें कही कि कांग्रेस और भाजपा जो आज ये दोनों दल जो है वो देश में एक तरह से जो दिखते हैं कि सत्ताधारी और विपक्ष के रूप में प्रमुख है, अन्य कोई दल दिखाई नहीं देता है। तो उनको साबनाथ नागनाथ कह के उन्होंने जो अंग जोड़ा बुद्धिजीवियों का, खासतौर पे कर्मचारी लोगों को उन्होंने जोड़ा, पर उसको नाम बुद्धिजीवी दिया गया। लेकिन जो उन्होंने बाद में जो पूरे देश में आंदोलन चलाया,
तो ये जो बुद्धिजीवी जो होते हैं, खासतौर पे चिंतक लेखक जो होते हैं, तो इनका समाज के लिए कोई अभ्यास या कोई उसमें उनका संशोधन हो, ऐसी कोई संस्थाएं बनाकर उनको उसमें लिप्त रखे और उनके ज्ञान का उपयोग सही मायने में किया जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था खड़ी होती नहीं दिखती। इसलिए आज के दौर में ये जो चिंतक और लेखक जो है वो कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है आपको? बाबा साहब से शुरुआत करते, कांशीराम जी के तरह बाद में आते हैं। बाबा साहब ने संस्थाएं बनाई, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, ट्रेनिंग फॉर द पॉलिटिकल एंट्रेंस पुणे में उनके समय में शुरू हुआ था। बहुत कुछ करना चाहते थे, बाबा साहब ने स्थापित किया, रास्ता दिखाया, कुछ का संचालन खुद के जमाने में भी किया, आगे नहीं चल पाए, ये भी एक असलियत है। तो इसलिए बनाया नहीं, ये बाबा साहब को लागू नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, चलो बाबा साहब के बाद मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि दूसरा कोई मॉडल है ही नहीं, इसलिए कांशीराम जी के पास जाना पड़ता है। कांशीराम जी के समय में उन्होंने कई ऐसे चिंतक बनाए जिन्होंने मूवमेंट के लिए चिंतन किया, राजनीति के लिए नहीं। यही कुछ लोगों की समझ में गलत फहमी है। वो छुटभइये नेता के भाषण सुनकर इसको राजनीति कहते हैं, वो समझते हैं, मूवमेंट की बातें नहीं समझते हैं। कांशीराम जी के जमाने में बहुत सारे पढ़े लिखे, ऊंची पदों पर बैठने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऐसे लोगों ने मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है, कैसे खड़ी करनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है। रही बात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, तो एक आदमी कोई भी हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कांशीराम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, अपने जिंदगी के मर्यादित समय में कितनी ऊंची वो हासिल कर सकता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। वो सामाजिक तौर पर लड़े, आर्थिक तौर पर लड़े, विरोधी से लड़े, अपने लोगों को संगठित करे, पत्रिकाएं चलाए, वो अकेला आदमी कितना काम करे, इसका भी तो जवाब होना चाहिए। कांशीराम जी के समय में पत्रिकाएं कितनी चली? लगभग 51 देश के अन्य भाषा में। अब वो सस्टेन नहीं हुई, लेकिन चलाई उनके समय में। एक वेल ऑर्गेनाइज एजुकेटेड क्लास को रीऑर्गेनाइज करके मूवमेंट के लिए जोड़ देना, क्या ये उनकी काबिलियत नहीं थी? और क्या वो पढ़े लिखे तबके ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था? इसका मतलब ये भी नहीं है सोनावनी जी, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी लीडर सुप्रीम और ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं होता। बुद्ध भी नहीं थे, कबीर भी नहीं थे, नानक जी भी नहीं थे, कोई भी नहीं होता। इसलिए बाबा साहब भी नहीं थे और कांशीराम जी भी नहीं, तो विरोधक होना स्वाभाविक बात है। जैसे बाबा साहब के समय में जगजीवन राम दूसरे पैर पर आपको नजर आते हैं, क्या वो बाबा साहब के साथ नजर आते हैं? क्यों नजर नहीं आए? क्या वो समझ नहीं सकते थे कि बाबा साहब ये सही लीडरशिप कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कांशीराम जी के पैर छूने वाले मैंने दलित नेता अपने आंखों से देखे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले, और मनोमन ये भी कहते थे कि असली मूवमेंट कांशीराम चला रहा है, हम तो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी फर्क हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संस्थात्मक निर्माण करना, हर लीडर को उसकी लाइफ लिमिटेशन, और वो एक साथ कितने मोर्चे पर लड़ता है, अपनी मर्यादित शक्ति का प्रयोग करता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। ये क्राइटेरिया तुम आरएसएस को लगा सकते हो, जिसने 100 साल पूरे किए हैं, जिसकी निरंतरता चल रही है। बीजेपी को लगा सकते हो। यही सवाल तुम कांग्रेस को पूछ के देखिए कि कांग्रेस ने किसने चिंतक पैदा किए समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए, जाति विनाश के लिए, बराबरी के आंदोलन के लिए। जो क्राइटेरिया आरएसएस बीजेपी को लग सकता है, वो कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि दोनों भी 100 साल के हैं लगभग। तो कांग्रेस वाले क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस वालों ने इतनी साइंटिफिक सोच वाले इतने विद्वान पैदा किए?
मूवमेंट को चलाने वाले इतने पैदा किए, और पैदा किए होते तो मैं सीधे चोट कर रहा हूँ, सीधी चोट कर रहा हूँ। पैदा किए होते तो कांशीराम जी ने दिए हुए नारे को राहुल गांधी को दोहराना नहीं पड़ता। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी। ये नारा जो राहुल गांधी को दोहराना पड़ रहा है, अगर कांग्रेस के पास अपने उसके चिंतक होते, विचारक होते, तो ये कांशीराम जी के नारे, कांशीराम जी के तौर तरीके आज जो कांग्रेस जो दोहरा रही है उनको दोहराना नहीं पड़ते। कांग्रेस में विचारकों का क्या हाल होता है वो शशि थरूर को जाके पूछना चाहिए, वो आपको बता देगा। बिल्कुल। पर सर जैसे अभी जिक्र ही हुआ है, और एक सवाल मैं मान्यवर कांशीराम से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं। उनके जमाने में उन्होंने चमचाएज जो किताब लिखी, तो उसके तहत जो अम्बेडकराइट समाज में या शेड्यूल कास्ट समाज में जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास था, जो कहीं शहरों में आके अपनी जाति भी छुपा रहा था और एक सुरक्षा भी चाहता था ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, ऐसे लोगों को, और जो कहीं फिसल गए हैं किसी अन्य संगठनों से जुड़े हैं, उनके लिए एक गिल्टी कॉन्शियस उन्होंने खड़ा कर दिया, जो कि स्पून एज या चमचा युग का किताब लिखकर। आज फिर एक वही दौर आ रहा है, लेकिन इसमें सैद्धांतिक तौर पे जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो नारे दोहरा रहे हैं और जो संविधान लेकर चल रहे हैं, तो अम्बेडकराइट चिंतक लेखकों को ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का नारा, बाबा साहब का मिशन और कांशीराम जी का मिशन लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे दौर में जब राजनीतिक शक्ति और कोई दिख नहीं रही, तो इनको ज्यादा ताकतवर बनाए, ये जो चिंतक लेखकों ने अपनी आप में एक राय बना ली है और उस दिशा में चल पड़े हैं, तो इसको आप कैसा देखते हो और क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में एक ही वाक्य में सटीक कहना चाहूंगा, वैसा है कि जिनको मकसद और रणनीति का फर्क नहीं समझता, ये लोग ये गलती कर रहे हैं। मकसद और रणनीति, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, इस दोनों का जिनको फर्क नहीं समझता, यही लोग ये गलती कर रहे हैं। बाबा साहब को अगर समझना है तो समग्र रूप से समझना चाहिए। इधर उधर की एक दो चार किताबें या दो चार पैराग्राफ पढ़ के नहीं समझ सकते। एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान बनाने में भी और पहली सरकार चलाने में भी योगदान, समर्थन दिया, लेकिन अपना अस्तित्व बरकरार रखे, अपना अस्तित्व मिटाकर नहीं। और यही बड़ी भारी गलती ये सो कॉल थिंकर, विचारक जिनको लोग कहते हैं, यही लोग करने जा रहे कि अपना अस्तित्व मिटा दो और इस पार्टी में विलीन हो जाओ, उस पार्टी में विलीन हो जाओ। जिंदगी भर सिर्फ बाबा साहब नहीं, जितने भी सामाजिक सुधारक रहे, सोशल रिवॉल्यूशनरी रहे, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे पेरियार हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे बाबा साहब हो, इन्होंने अपनी शक्ति पैदा करने के ऊपर जोर दिया। और ये बात को जो लोग भूलते हैं, ना उनको मिशन समझते हैं, ना मूवमेंट समझती है, ना राजनीति समझते हैं। और यही लोग फिर राजनीतिक गुलामी के लायक होते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वजूद नहीं होता, और इसीलिए ये लोग गुलामी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। रही आज की आपने जो बात कही, मैंने कहा कि देश में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का डिक्लाइनिंग रेट जो है वो चिंताजनक है। उत्तर में हो, दक्षिण में हो, महाराष्ट्र में हो, किसी में भी हो। लेकिन इसका जवाब ये तो नहीं है कि आप सब कुछ लुटाकर किसी अरे गहरे पार्टी में शामिल हो जाओ। इसका सही रास्ता ये है कि आप अपनी ताकत इकट्ठा करो और किसी के साथ मिलकर चलो। आप अपनी शक्ति मजबूत करो और किसी के साथ मिलकर चलो। और मिलकर चलो का भी मतलब ये है कि अपनी शक्ति समाप्त करके नहीं, अपनी शक्ति बरकरार रखे। अब यही बात है कि भाई जो लोग ये वकालत कर रहे हैं
कि इधर आना चाहिए उधर आना चाहिए, उनको पहला सवाल पूछिए कि बीजेपी आरएसएस का जो कल्चरल ऑनस्लॉट है, पॉलिटिकल ऑनस्लॉट है, इकोनॉमिक ऑनस्लॉट है, उससे तो आप घबराए हो, इसीलिए तो यही आवाज है ना आपकी। बिल्कुल उसी के डर से ये आवाज है ना। बिल्कुल। तो ये जो डर आपके मन में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतने सालों से देश में सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल की सत्ता में अगर गलतियां कम की होती, राजनीति को ठीक तरह से हैंडल किया होता, अपना फ्यूडल कास्टियस्ट ब्राह्मणिकल मेंटल आउटलुक अगर ये बहुजनों के लेवल का बनाया होता, तो ये कांग्रेस के ऊपर नौबत नहीं आती। तो बीजेपी और आरएसएस को बढ़ावा देने में क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं थी? ये रामायण महाभारत की पालिका जो मालिका चली दूरदर्शन पर, जिसने बाबरी मस्जिद आंदोलन की बुनियाद बनाई, राम मंदिर मूवमेंट की, और कांग्रेस के पीरियड में चली। पूरे देश भर के जमीनों के पट्टे, खास करके पहाड़ी इलाकों में लॉन्ग लीज के ऊपर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को मिले, वो कांग्रेस के जमाने में। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी दलितों को, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने किया, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी किया, और बहुत कुछ कर भी सकते थे, उसको नजरअंदाज किया। कितने उदाहरण दे दूं? राहुल गांधी का हालिया बयान है कि कांग्रेस की गलती थी, ओबीसी को हमने दुर्लक्षित किया, है ना? बयान आया ना। कालेलकर कमीशन हो, मंडल कमीशन हो, इसको दफनाया किसने? कांग्रेस ने ही दफनाया ना। जनगणना की बात आजकल राहुल गांधी कर रहे, अच्छी बात है, वो कर रहे, उसका हम समर्थन करते हैं, कोई भी करेगा। लेकिन क्या आज तक कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने जातिगत जनगणना होने नहीं दी? यह सच्चाई नहीं है। देखो, चिंतक और विचारक उसको कहते हैं जो इंडिपेंडेंट थिंक कर सकता है। बायस थिंक करने वाला ना चिंतक होता है ना थिंकर होता है। He has to stand like a bedrock independently. राजनीतिक पार्टी के दलाल होना या उसकी पालकी अपने कंधे पर ढोना एक अलग बात है, और इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में उसका एनालिसिस करना एक अलग बात है। और इसीलिए अगर कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक चली होती या उसने कारोबार ठीक ठाक चलाया होता राज्यों में, क्या कांग्रेस पार्टी के जमाने में हर एक सूबे में एक एक सरदार नहीं था? छोड़िए पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी को भी अलग रखिए। भाई ये नेता का ये राज्य, वो नेता का वो राज्य, वो नेता चला गया, पार्टी चली गई। तो ये कोई तौर तरीके हैं? और इसीलिए जिनको लगता है कि अंबेडकरी आंदोलन से कुछ नहीं होगा, जिनका विश्वास नहीं है वो चले जाए, जिनका विश्वास है वो रहेगा। तो इसलिए हमारे जैसे लोग तो जिंदगी भर रहेंगे, चाहे मरते दम तक। हमें कोई एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं है, हमें मूवमेंट का शौक है, और वो भी अपने घर में रहकर, अपने मूवमेंट में रहकर, किसी के दूसरे के दरवाजे में जाकर बैठकर हमें मूवमेंट चलाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे माननीय कांशीराम साहब ने जो कहा था कि एक सापनाथ दूसरा नागनाथ, आपने वही बात कही कि जो काम आज बीजेपी कर रही है उसका प्रारंभ या वो रणनीति तय की कांग्रेस ने, तो दोनों में एक समान धारा है। तो ये बात इस तरह से हम देखना चाहिए या देखनी चाहिए क्या कि ये जो पार्टियां है जो सत्तासीन होती है उनका जात और वर्ग एक ही होता है, जो 1585 की कल्चर भी जात वर्ग और कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सवाल दोहराना चाहता हूं कि जो 1585 की थ्योरी
राजनीति के तौर पे और सामाजिक आंदोलन के तौर पे लाई थी, लेकिन वो इस देश के सत्ता साधनों पर या सांस्कृतिक सत्ता भी कह लीजिए, उस पे अपना वजूद नहीं ला सकी, जमा नहीं सकी, या उस बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया। तो क्या यही बात आज फिर राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन सत्तासीन जात वर्ग और संस्कृति वही रहती है, इसके मायने में हमें जो कुछ बात लानी चाहिए थी विचारवंतों या चिंतकों के लिए या समाज के लिए भी, कि ये दोनों भी एक जैसे हैं, इसके लिए हमें समान विचारधारा चलाने के लिए क्या करना होगा, या क्या हमारी उसमें क्या न्यूनता रह गई कि ये नहीं बन पाया? आपका सवाल काफी मिक्सचर वाला है। तो बिल्कुल। शुरू में ऐसे कर देते कि एक बात देखिए कि बाबा साहब के जमाने में भी कई सवाल थे, और बाबा साहब के जमाने में सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी आर्य जनसंघ कहीं नहीं था, इसलिए उनका कोई मुद्दा नहीं था। कांशीराम जी के जमाने में भी देश के अन्य राज्यों में और सेंटर में भी कांग्रेस थी, तो नेचुरली कांग्रेस ये टारगेट पार्टी थी। अब का समय बदल चुका है, अब कांग्रेस कहीं की नहीं है, एक दो राज्यों तक सीमित है। बीजेपी संघ परिवार देश में हावी है, कल्चरल पॉलिटिक्स कर रहा है, लिबरलाइजेशन का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है, लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे, तो नेचुरली बीजेपी टारगेट नंबर 1 है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसलिए एक जमाना था कांग्रेस के ऊपर हमला करना, यही राष्ट्रीय राजनीति थी। आज राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बदला है, बीजेपी के ऊपर हमला करना ये राष्ट्रीय राजनीति है, और ये सही है, और ये करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं क्लियर कट कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब मैं बार में फिर कह रहा हूं कि अम्बेडकराइट आंदोलन मजबूत क्यों नहीं करना है। आप अम्बेडकराइट आंदोलन मजबूत करके उसकी ताकत को बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले ताकत के साथ जोड़ो ना। आप अम्बेडकराइट शक्ति को मिटाकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। पहली बात तो ये क्या मुमकिन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुमकिन भी है तो आज की बीजेपी को हटाकर सत्ता में बैठी हुई ए पार्टी कल बीजेपी नहीं होगी, उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या गारंटी है। तो राजनीति में अपना वजूद, अपनी ताकत हमेशा बना के रखना चाहिए, ये साधारण आदमी को भी समझता है। जो बुद्धिजीवी नहीं समझता वो बुद्धिजीवी कैसा, और ऐसे बुद्धिजीवी के ऊपर तरस खाना, इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है। दूसरा, जो चरित्र की बात आपने की, चरित्र, चारित्र्य और उनकी जो कल्चर, संस्कृति, यहां बीजेपी कांग्रेस की अगर तुलना करें तो ज्यादा डिफरेंस आज भी नहीं है। राहुल गांधी को अकेले छोड़ दो, क्योंकि वो नया पीढ़ी का है, इसलिए उसको थोड़ा एक्सेप्शन दे देते। लेकिन हरियाणा के सुरजेवाला, इन्होंने भरी सभा में कहा था कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है। ऐसे कितने उदाहरण चाहिए। आरक्षण राहुल के राहुल गांधी ने भी एक बार, ये एक नहीं दो बार कहा था कि मैं हाँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, ऐसी बराबर, बात कही। जनाउधारी ब्राह्मण है, बराबर। राहुल गांधी ने भी वही गलती की थी। राहुल गांधी को अभी भी भारत बोलना मुश्किल होता है, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। हाँ, अरे भाई, सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की टर्मिनोलॉजी भी नहीं होती है, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है। जो लोग अपने को हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के जानकार मानते हैं ना, इनको ये बेसिक डिस्कोर्स सीखना होगा। और मैं जो कह रहा था ना कि चरित्र और संस्कृति, तो संस्कृति की बात है ना, कांग्रेस की कई बार सत्ता दलित नेता को सामने कर कर आई, और जब दलित नेता को सर्वोच्च पद पे बिठाने का मौका है तो उसको पीछे ढकल दिया। क्या ये इतिहास और वर्तमान स्थिति नहीं है? कितने राज्य चाहिए, कितने राज्य चाहिए? अगर डिटेल में चले जाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी।
सब क्लासिफिकेशन एजेंडा का बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, भाजपा का इंप्लीमेंट करने वाला पहली कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में। महाराष्ट्र में आज ही खबर आई, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि हम इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो भी सोच समझकर फूक फूक कर पी रहे, और कांग्रेस ने 100% लागू किया। यही चरित्र समझता है, यही संस्कृति समझती है। और अगर रही कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात, तो क्या कांग्रेस हमारे कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ है? बहुजन समाज के कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ है? और अगर साथ होती तो बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं होती, अगर साथ होती तो ट्राइबल का जो हाल हुआ है वो नहीं होता, और शेड्यूल कास्ट जिनके लिए दावे किए कि हमने इतना किया, मैं कह रहा हूं बाद में जरूर कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ नहीं किया, उसके लिए भी आप तो जिम्मेदार हो। और इसलिए कुछ लोग कहते होंगे कि कांग्रेस की तरफ, अरे मैंने कहा आपको, बीजेपी को हराने के लिए एक सक्षम विपक्ष का गठबंधन बनना चाहिए। इसका मतलब क्या लेफ्ट वाले अपने सारे पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे? महाराष्ट्र जैसे स्टेट में शरद पवार नहीं होता है, तो अंबेडकरवादी लोग, इनको जल्दी क्या है भाई? एक कबीर का दुआ है ना, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। तो ये नंगे लोगों की समस्या है कि निचोड़ेगा क्या। तो इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतनी दूर तक जाने की जरूरत है। संविधान की हिफाजत, लोकतंत्र की हिफाजत अपने स्थान पे मुद्दे हैं, अपना एक अहम है, लेकिन उसके लिए अपना आंदोलन को मिटाओ, अपनी राजनीति को उखाड़ के फेंक दो, उसको नेस्तनाबूद करो और दूसरे दलों में शामिल हो जाए, ये अपने आप में सर्वनाश की घोषणा है। अगर आप बाबा साहब को समझते हो तो इस मुद्दों के जरूर समझोगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे में आपने एक जिक्र भी किया और वो बात आपने अपने मुद्दे पे दोहराई भी कि जो सांस्कृतिक जो लड़ाई या वो संघर्ष जो है इस देश में, वो शुरू से जो रहा है भारतवर्ष में, आर्य अनार्य करके होगा या बहुजन ब्राह्मण करके होगा, जो भी होगी, ये जो संघर्ष की बात है वो कल्चर लड़ाई से जुड़ी हुई होती है। और कोई भी सांस्कृतिक लड़ाई छोटे दौर की नहीं होती है, बड़े लंबे दौर की वो चलती है, लेकिन उसके लिए राजनीतिक सत्ता का होना जरूरी है। लेकिन जब भी राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेते हैं, या हमने उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी देखा है, तो राजनीतिक सत्ता में अंबेडकरवादियों या जो बहुजनवादी हम कह लीजिएगा कि उनके सामने एक सांस्कृतिक लड़ाई का परिवेश क्या हो, जैसे कोई संत की लड़ाई हो, संत का मूवमेंट हो इस देश में, बुद्ध का आंदोलन हो, ये सारे जो है ये सांस्कृतिक लड़ाई की जड़ें मजबूत करने वाली बातें हैं। लेकिन बहुजन राजनीति में ये बातें खुलकर कहीं भी नहीं कही गई। तो ये जो सांस्कृतिक लड़ाई की या सांस्कृतिक परिवर्तन की भी जो बात है, या सांस्कृतिक सत्ता की जो बात है, तो उसको बहुजनवादी या अंबेडकरवादी किस ढांचे में ला सकते हैं और वो लड़ाई कैसे हो सकती है? दो बातें पहले समझ लीजिए कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब बिना पावर होती ही नहीं, इस बात को भी आप मत मानिए, उसके भी एक्सेप्शंस है। अंबेडकर के मूवमेंट का लॉजिकल एंड बुद्धिज्म में होना, वो नॉन पॉलिटिकल बेस कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरफ जाता है। जाता क्या थी। पेरियार ईवी रामस्वामी की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अपने आप में कल्चरल रिवॉल्यूशन का एक अहम टप्पा है। श्री नारायण गुरु ने कभी भी राजनीति नहीं की, लेकिन एसएनडीपी जो उनका संगठन था, उस एसएनडीपी का केरला के सोशियो पॉलिटिकल जीवन में कल्चरल इम्पैक्ट का बड़ा रूप है, जिसको आज भी देखा जा सकता है। महात्मा फुले ने पूना की कारपोरेशन छोड़कर कोई राजनीति नहीं की, बल्कि महात्मा फुले का सत्य शोधक समाज एक बड़ी एक कल्चरल रिवॉल्यूशन की एक मूवमेंट की तरफ ले जाता है। बाबा साहब की मूवमेंट भी उसी एंगल से बुद्धिज्म की तरफ गई। बाबा साहब के बाद
मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, बिना किसी का पक्ष लेते हुए, बाबा साहब के बाद जो भी नेता आए, जो भी आए, उनको तो अपनी जिंदगी में राजनीति ही खड़ा करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज लगा, और उनकी बची खुची जिंदगी उसमें ही लगी, तो बेचारे वो कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरफ कब जाते? ये वास्तविकता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बावजूद कांशीराम जी के समय में थोड़ा बहुत उत्तरी भारत का तबका कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसने ब्राह्मणवाद के नकारने की शुरुआत की थी। उसी का परिणाम उत्तर भारत का, खास करके उत्तर प्रदेश या आजू बाजू के इलाके का, चाहे ओबीसी है, चाहे माइनॉरिटी है या अन्य समाज है, वो फुले शाह अंबेडकर विचारधारा के नजदीक आने लगे थे। उनका जुड़ने का शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको ये पूछता हूं कि कुछ लोग जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने दलितों के लिए इतना किया, तो दलितों ने भी जी खोलकर कांग्रेस को जिंदगी भर साथ दिया। कांग्रेस की वोट बैंक कौन सी रहती थी? दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ब्राह्मण, यही तो 4 कोर एरिया थे वोटर के। तो जो कांग्रेस की पताका अपने कंधे पे ढो रहा है, उसको इसका भी एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया। इसके बजाय ये भी अपने आप को पूछो कि दलितों ने कांग्रेस को क्या दिया। दलित हटा, तुम्हारी सत्ता हटी। मुस्लिम हटा, तुम्हारी सत्ता हटी। ओबीसी हटा, तुम्हारा सत्ता हटी। तो ये मत समझिए कि दलित, मुसलमान और आदिवासी, इनको ही कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस को भी उतनी ही या उससे ज्यादा इन 3 तबकों की जरूरत है। ब्राह्मण भी आधा अभी बीजेपी में चला गया, ब्राह्मण कहाँ आएगा 100% आपके पास। और एक बात है भाई, किसी भी समाज में एजुकेशन अवेयरनेस की लेवल बढ़ेगी तो हर कोई असर्ट बनेगा, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, नेशनल लेवल पर परिप्रेक्ष्य अलग हो गए। इसके लिए बाइफर्केशन आना नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से इसका जवाब नहीं मिलता। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और इसीलिए ऐसे हालत में कि इन सवालों को उठाना कि भाई पहले अंबेडकर आंदोलन को खत्म करो, समाप्त करो, बचा क्या है, रहा क्या है, ये जो रोना धोना है, ये रोना धोना नाकाब लोगों के लक्षण होते हैं, जो कुछ ना खुद करना चाहते, जो कर रहे उनको भी डिमोरलाइज करके भाई तुम भी घर पे बैठे हो तो हमारे जैसे दूसरों के घर पे किराए पर रहने के लिए आ जाओ, ये निमंत्रण देने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो समाज चिंतक की ओर से चिंता जताने वाले होते हैं जब वो कांग्रेस या किसी दल में शामिल होते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन या अंबेडकरवादी राजनीतिक प्रभाव में दलों की संख्या ज्यादा है और किसी भी तौर पे वो इकट्ठा होते नहीं, आते नहीं। तो इसके लिए कोई भी दल या संगठन अपने जो सामाजिक चिंतक होते हैं वो एक दूसरे के दलों से चर्चाओं में या उनके बीच बीच विचार विमर्श हो, ऐसी व्यवस्था नहीं करते। ये उनका खास तौर पे आक्षेप होता है जो चिंतक छोड़ के जाते हैं। तो इस पे एक उपाय के तहत आप कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हो या क्या करना चाहते हैं? मैंने पहले आपको कहा कि एक तो जो चिंतक है 2 प्रकार के हैं। एक पैराशूटर वाला चिंतक है और एक ग्रासरूट वाला चिंतक है। ग्रासरूट वाला चिंतक मतलब वो शुरू से कार्य करता है, बाद में चिंतक बनता है। और पैराशूट वाला मतलब वो पहले चिंतक होता है, बाद में कार्यकर्ता बनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए संभव नहीं होता। तो जो पैराशूटर है उनके नजरिया के हिसाब से वो अपनी जगह पे ठीक है, और ग्रासरूटर के हिसाब से वो अपने नजर में ठीक है। दोनों को भी एक दूसरे को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2, जो ग्रास रूटर है उसकी अपनी कोई आशा आकांक्षा नहीं है, और जो पैराशूटर है उसकी आशा आकांक्षा है। उसको पद प्रतिष्ठा की लालच है, एमपी एमएलए बनने का शौक है, और कुछ चाहिए, ये शौक है। ये दोनों में डिफरेंस है। इससे ग्रास रूट जो वाला है वो जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा तो वो काम करता रहेगा, और पैराशूट वाला जो है वो 1 साल में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वहां ही अपना भड़ास निकालने की वो कोशिश कर देगा, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड मकसद के कारण आते हैं। आज जब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, बीजेपी आरएसएस का जो पूरी शक्ति के साथ जो ताकतें काम कर रही है, इसके कारण 2 तरह के लोग मैंने कहा, एक डरे हुए और एक विचार करके अपने आप को रिबिल्ड करने वाले हैं। जो डरे हुए चिंता करने वाले हैं वो सिर्फ चिंता करते रहेंगे, तो उनके लिए आसानी का रास्ता है, भाई इधर हो जाओ। और दूसरे जो बिल्डअप करने वाले हैं उनके लिए भाई कि हालात विपरीत है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, मुकाबला तो करना पड़ेगा, लेकिन अपना भी जमावड़ा बरकरार रखना पड़ेगा, अपनी भी ताकत खड़ी करनी होगी, और उस ताकत का इस्तेमाल करके आरएसएस बीजेपी जैसे ताकतों को हराने के लिए काम करे। लेकिन यहां अगर मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है बाकी ताकतों को अपने साथ में ले। कांग्रेस वाले ये ना उम्मीद करे कि बाकी सारे लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे घर में आ जाए। यही कांग्रेस की भी कमी है। महाराष्ट्र में सत्ता जाने का कारण क्या है? महाराष्ट्र में कांग्रेस वालों को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को लगा हमारी सत्ता आ रही, हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? नतीजा महाराष्ट्र में सामने है। ठीक है, अभी उसके उसके संदर्भ में लिए आरोप भी लगे, लेकिन कहीं ना नहीं, कहीं उसके वोटों के हेरा फेरी के आरोप भी अभी लग रहे नहीं, हैं। वो तो जैसे अभी की फेज है, वो अभी की फेज है ना। ये पिछले 6 महीने की फेज है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होकर लगभग 2.5-3 साल हुए। जो प्रथमता अनुमान यह था कि सोशल कोएलिशन ब्रॉड बेस नहीं था महाराष्ट्र में, विपक्ष का, एंटी बीजेपी दलों का, और देश में ये सोशल कोएलिशन मजबूत करना, ब्रॉड बेस करना, अगर कांग्रेस चाहती है कि सचमुच हम हराए बीजेपी आरएसएस को, तो आरएसएस और बीजेपी के मुकाबले में उनका जितना सोशल कोएलिशन है उससे कम से कम 1.5 गुना वाला सोशल कोएलिशन कांग्रेस वालों को बिल्डअप करना होगा, उसको मजबूत करना होगा, और उसको भी अपने साथ लाना होगा। और लाना मतलब कोई कहेगा कि तुम आ जाओ, ऐसे कोई नहीं आता। राजनीति सम्मानों की भी बात होती है, इन बातों को भी समझने की जरूरत है। सर, अभी मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो समाज चिंतक जो एक खेमे में, वो एक बात कह रहे हैं कि ये देश 2 खेमे में बट चुका है। एक तरफ संविधान हटाओ है, एक तरफ संविधान बचाओ है। तो आपने भी एक जिक्र किया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो दल चल रहे हैं उनको अपने साथ ले, तभी वो सत्ता में आ सकती है या बन सकती है। तो समाज चिंतक जो कह रहे हैं कि चंद्रकांत जी, हाँ, मैं बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल रोक रहा हूं बिल्कुल। आपको। हाँ। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी? हम्म। हाँ, अ, अ, क्यों वो हारी? दलित वोटों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जाट नॉट समूह को ओनली, वहां पे फिर से। बिल्कुल एक एक तो दलित महिला जो पुरानी जिंदगी भर कांग्रेस में है, बिल्कुल उसको बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए आगे करते उस बिचारी को रोकर स्टेट छोड़ना पड़ा। मैं हरियाणा में था तब। तो ये बिल्कुल। रवैया है। एक बात। दूसरी बात, पारंपरिक ऊंची जातियों को लेकर राजनीति करना, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। तेलंगाना में हाँ, कौन है? रेड्डी। हरियाणा बिल्कुल। में कौन है? जाट। महाराष्ट्र में कौन है? मराठा। क्या ये तेलंगाना क्लास में रेड्डी। कल्चर नहीं है? है? तेलंगाना में रेड्डी। रेड्डी, वही तो। ये कौन सी कल्चर है? दूसरी बात, हरियाणा में अलायंस बीजेपी कांग्रेस वाले ने किसके साथ किया क्या? हम्म।
कांग्रेस वाले जब ये सत्ता के नजदीक पहुंचते ना तो किसी का अलायंस नहीं लेते, और जब वे विपक्ष में रहते तो फिर सब बनाने की बात होती है। मुझे बताइए, लेफ्ट फ्रंट पूरे देश में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा होते थे। अभी भी वेस्ट बंगाल में 17 सीटें बीजेपी की जीत के आई, वो लेफ्ट और कांग्रेस के टकराव के कारण एमपी की। तो क्या वहां दलित फ्रंट था? कोई वहां कोई अम्बेडकराइट था? दिल्ली में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या इनके बीच में टकराहट नहीं हुई? इसको मैनेज कौन करेगा? तो कांग्रेस पार्टी को दो तरफ के मैनेजमेंट की जरूरत है, एक सोशल मैनेजमेंट और एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट जब तक कांग्रेस पार्टी ठीक तरह से नहीं कर पाएगी, हराना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल मैं अभी इस संदर्भ में पूछना चाहूंगा कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है सामाजिक आंदोलन में या राजनीतिक दलों में, खासतौर पे बहुजन अम्बेडकरवादी दलों में या संगठनों में, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो जो अन्य पक्ष की दिशा में चल पड़े हैं, इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या कार्यक्रम हम दे सकते हैं? पहली बात तो ये ब्रेन ड्रेन है नहीं। अगर ये ब्रेन वाले होते तो ड्रेन नहीं होते। नंबर एक, ब्रेन वाले होते तो अम्बेडकराइट मूवमेंट को रिबिल्ड करते, मजबूत बनाते। क्या बाबा साहेब भी रेडीमेड राजनीति नहीं कर सकते थे? उनको क्यों पंगा लेना पड़ा कांग्रेस के साथ, नेहरू के साथ क्यों पंगा लेना पड़ा? अपनी खुद की पॉलिटिक्स होती है। और जब बाबा साहब ने उसकी पूरी प्लानिंग, जब उन्होंने 25 जनवरी 1948 के स्पीच में लखनऊ में रखी है, बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कॉन्फ्रेंस में, तो ये आयरे गहरे नत्थु खैरे होते कौन है उससे ज्यादा अकल दिखाने वाले? होते कौन है? उनके बाद में सबसे बड़ा कामयाब पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कांशीराम जी ने करके दिखाया। अभी आप उनके ऊपर भी उंगली उठाओगे, मायावती के ऊपर उंगली उठावे तो कोई लोग समझेंगे, कांशीराम के ऊपर उंगली उठाएंगे तो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, आपके ऊपर तरस खाएंगे। तो ये भी समझने की जरूरत है। और एक मैंने बात कही ना कि हर पीढ़ी को अधिकार होता है वो पहले पीढ़ी को कोस ले। तो अब अपने पीढ़ी के समय में, अपने समय में हम कुछ बनाए, आप भी कुछ करके दिखाएं। आप करके दिखाने के बजाय घर छोड़कर भागकर रेडीमेड घरों में जाके ऐशो आराम की जिंदगी के साथ रहना चाहते हो, पोस्टर नहीं लगाना है, चंदा नहीं इकट्ठा करना है, कार्यकर्ता के घर जाकर उसको खड़ा नहीं करना है, जिनको ये नहीं करना है उनको ये शोभा देता है। ये अम्बेडकराइट मूवमेंट की कल्चर नहीं, ये दलित मूवमेंट की कल्चर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, उनके चलते हुए जो समाज चिंतक जिन्हें हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे खेमे में चल पड़े हैं। लेकिन एक बात वास्तव में ये भी दिखती है कि जब हम रोज के अखबार जब खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में, देश के अन्य विभागों में सामाजिक अन्याय अत्याचार का जो बलि हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दबा कुचला समाज हो रहा है ज्यादा पैमाने पे। हालांकि कांग्रेस की सत्ता के जमाने में भी ये होता रहा, लेकिन आज या मीडिया की वजह से हो या अन्य साधनों की वजह से हो, वो जल्दी ज्ञात हो जाता है। तो ये जो दबाव समाज के ऊपर जो बिखरे ग्रामीण इलाकों में हो या कहीं अन्य जगहों पे हो, ये जो दिख रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी एक सत्ता में आना या उस आने की एक अपेक्षा निर्माण होना, ये बात जो है अहम रहती है। तो इस संदर्भ में हम इस पे एक उपाय योजना के तहत क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? भाई, उपाय योजना फुले अंबेडकर ने बताई है ना, हमें क्यों और आगे ज्यादा, हमारे पास कोई नया सॉल्यूशन है क्या? फुले अंबेडकर ने बताई कि भाई अपनी ताकत बना लो तभी आप बचा पाओगे। अगर आप अपनी खुद ताकत नहीं बनाओगे, राजनीतिक शक्ति नहीं बना पाओगे, तो सत्ता में कहाँ जाओगे? हैं? तो अपनी ताकत बनाना उसका सॉल्यूशन है।
उसके लिए फिर बाबा साहब अम्बेडकर का ये ध्यान दे दो, संगठित हो जाओ, संघर्ष के लिए तैयार हो, ये बातें हैं ना। अब इसके अलावा आपको और क्या और नया कौन सा और सॉल्यूशन चाहिए? बिल्कुल। और ये कोई नहीं, गलत तो नहीं हुए ना सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल, सैद्धांतिक तौर पे तो वो सॉल्यूशन है, लेकिन भौतिक रूप में वो जो शक्ति हम इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका भी एक सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए, ऐसा वो चिंतकों का मानना है। जो चिंतक जिन्होंने जमीन पे काम नहीं किया, ऐसे चिंतक कुछ भी मान सकते हैं ना। वो तो कुछ भी बिल्कुल मान बिल्कुल। सकते। उसके लिए लोगों को संगठित करना, एक एजेंडे के आधार पर संगठित करना, उनको एक पॉलिटिकल शक्ति में कन्वर्ट करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि 30% वोट बैंक ही आपके पास हो। शुरू में 5-10% से ही वोट का काम चल सकता है। उसके साथ में आप पॉलिटिकल प्लेयर प्रोमिनेंटली बन सकते हो। सत्ता में नहीं आते तो सत्ता को डिक्टेट तो कर सकते हो, सत्ता को कंट्रोल तो कर सकते हो। तो इतनी तो अकल बिल्कुल और शक्ति आप लोगों में है ना, तो उसका बिल्कुल। इस्तेमाल करने के बजाय हमारे पास कुछ नहीं है ऐसे चिल्लाना और दूसरी जगह जाके शरण लेना, ये कोई बुद्धिजीवी आदमी का चिंतन मैं नहीं मानता। चिंतक तो उसको बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल, आखिरी में एक कंक्लूजन के रूप में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे जो समाज ये के एक बात कार्यकर। ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हाँ, चंद्रकांत जी, एक आपने जो कहा कि आजकल पढ़े लिखे लोग नजर नहीं आते या कहीं और मुड़ जाते हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब मूवमेंट का पड़ाव ऊंचाई पर होता है ना, तो ये चिंतक लोग जिनको कहते हैं वो अपने आप चले आ जाते हैं, खींचे चले आते हैं, है ना? वो अपने बिल्कुल आप बिल्कुल। आ जाते हैं। मैंने दो उदाहरण दिए, बाबा साहब का दिया, कांशीराम जी का दिया। तो जिस दिन ये मूवमेंट फिर खड़ी होगी, चिंतक अपने आप बाहर निकलेंगे, लेकिन वो रेडीमेड चिंतक। लेकिन वो हालात पैदा करने के लिए जो जमीन का बेचारा कोई चिंतक नहीं होता, कोई थिंकर नहीं होता, कोई एम नहीं होता, एमपी एमएलए नहीं बनना होता, वो जिंदगी भर काम करने वाला ग्रास रूट का कार्यकर्ता होता है, जिसका अपने अम्बेडकराइट मूवमेंट के ऊपर, राजनीति के ऊपर उसका भरोसा होता है। वो ऐसे हालात पैदा कर देता है, कभी पक्ष उसके साइड में होता है, कभी उसके खिलाफ होता है। और जब उसके खिलाफ होता है तो ये सोचने वाले बुद्धिजीवी चिंतक लोग उसको मजबूत करने के लिए नहीं आते, उसको ही अपने आप या उस जैसे लोगों को ही अपने आप उसको खड़ा करना होता है। लेकिन जब खड़ा होता है तो चिंतक लोग, विचारक लोग फिर अपने सीनियरिटी का दावा ठोक कर वहां आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही और बहुत स्फोटक भी और बहुत चिंतनशील बात आप आज ने रखी है सर, कि समाज के जो चिंतक होते हैं उनके दो प्रकार भी होते हैं, और सारे प्रकारों पे आपने आज उस बात को उजागर भी किया कि ये वो लोग हैं कि जो जमीन पे कभी काम नहीं करते, लेकिन जमीन से जो भी लोग काम करते हैं कार्यकर्ता के रूप में, वही समाज को बनाते हैं और तब अपने आप ये समाज चिंतक उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा निष्कर्ष है आपकी बात का। अपेक्षा करेंगे कि हमारे देश के चिंतक, खासतौर पे बहुजनवादी अम्बेडकराइट चिंतक, इस बात पे गंभीरता से गौर करेंगे और दो खेमे में बंटने के बजाय अपना तीसरा खेमा मजबूत करने की बात उनके दिलो दिमाग में आएगी। ऐसी अपेक्षा के साथ आपने आज त्रिवेज मीडिया के लिए जो अपना अमूल्य वक्त दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है। धन्यवाद। शुक्रिया आपके भी चंद्रकांत जी। जय भीम।